अंधेरा धीरे धीरे समंदर की सतह पर उतर रहा था। दीदी, ये देखो कितना खूबसूरत आसमान है। मीरा ने मोबाइल से फोटो ली और मुस्कुराई। अनन्या ने हंसते हुए कहा, बस तू सेल्फी लेना बंद कर दे, नहीं तो फोन का चार्ज तूफान से पहले ही खत्म हो जाएगा। दोनों बहनें, अनन्या 28 और मीरा 22, मुंबई से सिंगापुर जा रही थीं, एक क्रूज टूर पर। मां की मौत के बाद दोनों ने जिंदगी में पहली बार किसी लंबी छुट्टी की योजना बनाई थी। समंदर की ठंडी हवा, चारों तरफ हंसी मजाक और भविष्य के सपने। किसे पता था कि यही सफर उनकी जिंदगी की सबसे लंबी और कठिन यात्रा बन जाएगा। रात के करीब 11 बजे थे। समंदर में अचानक हलचल शुरू हुई। क्रूज हिलने लगी। पहले तो सबने इसे मजाक समझा, अरे थोड़ा सा वेव है। लेकिन कुछ ही मिनटों में हवा की रफ्तार पागलों जैसी हो गई। लाउडस्पीकर पर आवाज आई, अटेंशन पैसेंजर्स, प्लीज स्टे इनसाइड योर कैबिन्स, वी आर फेसिंग अ हेवी स्टॉर्म अहेड। मीरा डरकर अनन्या से चिपक गई। दीदी, कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा मीरा, बस तू दरवाजा बंद कर और बैग पकड़। लेकिन फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। एक विशाल लहर ने पूरे जहाज को हिला दिया। लाइटें बुझ गईं, सायरन बज उठा, लोग चीख रहे थे। और फिर एक और लहर, अंधेरा। धीरे धीरे किसी ने कंधा हिलाया। दीदी, उठो ना। अनन्या ने आंखें खोली। चारों तरफ रेत थी, समुद्र की आवाज थी। सिर के पास टूटा बैग पड़ा था और पास ही बेहोश मीरा लेटी थी। मीरा! वह उसके पास भागी, पानी छिड़का और राहत की सांस ली। जब उसने आंखें खोली, मीरा धीरे से, हम जिंदा हैं? अनन्या, हाँ, पर बाकी लोग? चारों तरफ कोई नहीं था, बस टूटे तख्ते, सूखे बैग और नीले आसमान के नीचे एक सुनसान तट। दिन चढ़ा, प्यास लगी थी, पेट खाली था। अनन्या ने क्रूज के कुछ हिस्से खोजे, एक आधा टूटा सूटकेस, कुछ टिन के डिब्बे और एक पानी की बोतल। हमें पहले पानी ढूंढना होगा, उसने कहा। वे तट से थोड़ी दूर जंगल की तरफ बढ़ी। नारियल के पेड़ दिखे, पहली राहत। दीदी, देखो पानी, मीरा ने खुशी से कहा जब उसने नारियल तोड़ा। सूरज ढलते ढलते उन्होंने तय किया, हम यहीं रात काटेंगे और कल मदद के लिए एसओएस लिखेंगे। रात बहुत लंबी थी। समंदर की आवाज डरावनी लग रही थी। मीरा कांप रही थी। अनन्या ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। कुछ नहीं होगा मीरा, हम घर जरूर लौटेंगे। सुबह उन्होंने रेत पर बड़े पत्थरों से हेल्प लिखा। दूर दूर तक कोई जहाज नहीं दिखा। दोनों ने आसपास खोजबीन की। उन्हें एक पुराना प्लास्टिक बॉक्स मिला जिसमें कुछ टूल्स और रस्सी थी। दिन बीतते बीतते जब भूख ने सताया तो दोनों ने फल ढूंढे। मीरा ने कुछ बेरीज खा ली। कुछ ही देर में उसका पेट दर्द करने लगा। अनन्या घबरा गई। मीरा, ये बेरीज जहरीली हैं शायद। उसे पानी पिलाया गया और पूरी रात वो बेचैन रही। पहली बार अनन्या को एहसास हुआ, यह कोई फिल्म नहीं है, यह असली सर्वाइवल है। तीसरे दिन उन्होंने तय किया कि झोपड़ी बनानी होगी। रस्सी और तख्तों से एक छोटा सा शेड बनाया। नारियल के छिलकों और लकड़ी से अनन्या ने आग जलाने की कोशिश की। 3 घंटे बाद जब पहली लौ जली तो दोनों रो पड़ी। मीरा, हम आग जला सके दीदी, अब सब ठीक होगा। अनन्या धीरे से, शायद, हाँ। रात में उन्होंने आग के पास बैठकर आसमान देखा। तारों के बीच दूर दूर तक शून्यता थी। क्या कोई हमें ढूंढ रहा होगा? मीरा ने पूछा। जरूर, अनन्या ने कहा, पर अंदर से उसे खुद नहीं पता था। समंदर का पानी नमकीन था, पीने लायक नहीं। उन्होंने बारिश के पानी के लिए पत्तों से एक ट्रैप बनाया जिससे कुछ बूंदें जमा हो जाती। खाना सिर्फ नारियल और कभी कभी मछली। अनन्या ने पुराने तार और कांटे से एक हुक बनाया जिससे मछलियां पकड़ सकें। धीरे धीरे उन्होंने दिन का रूटीन बनाया। सुबह पानी इकट्ठा करना, दोपहर में फल ढूंढना, शाम को आग जलाना। पहला हफ्ता बीता तो उन्हें लगा हम शायद बच सकते हैं। 2 महीने बाद एक और तूफान आया। झोपड़ी उड़ गई, सारा सामान भीग गया। मीरा रो पड़ी, अब तो सब खत्म। अनन्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं, हम फिर बनाएंगे। जब पहली बार कर सकते हैं तो दोबारा भी कर लेंगे। बारिश में भीगते हुए उन्होंने लकड़ी समेटी, फटी रस्सियों से झोपड़ी दोबारा बनाई, इस बार थोड़ी ऊंचाई पर ताकि पानी अंदर ना आए। तूफान के बाद उन्होंने महसूस किया, अब हम डरते नहीं हैं। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। मीरा का चेहरा अब काला पड़ गया था धूप से, बाल उलझे हुए। अनन्या के हाथों में छाले थे, पर दोनों जिंदा थीं। उन्होंने एक पुराना लकड़ी का बोर्ड रखा था जिस पर हर महीने का निशान बना थी। 12 निशानों के बाद अनन्या ने कहा, 1 साल, हमने कर दिखाया। मीरा ने कहा, अगर मम्मी होती तो गर्व करती। रात को उन्होंने आग के पास बैठकर पुराने दिनों की बातें की। स्कूल, दोस्तों, कॉलेज, घर की गली, हर बात अब किसी और दुनिया की लगती थी। मीरा, कभी लगता है दीदी, शायद अब हम वहीं लौट नहीं पाएंगे। अनन्या,
पता नहीं मीरा, पर जब तक सांस है, उम्मीद है। अब अनन्या और मीरा को उस टापू की हर आवाज पहचान में आने लगी थी। कौन सी चिड़िया कब आती है, कहां पर ताजा फल मिलेंगे, किस दिशा में बारिश का पानी जमा होता है, सब कुछ रूटीन बन गया था। सुबह सुबह वे समुद्र किनारे जाती, पानी में पांव डालकर सूरज उगते देखती। मीरा कहती, अब तो ये जगह हमारी हो गई है दीदी। अनन्या मुस्कुराती, लेकिन अंदर कहीं एक गहरी खामोशी थी। वो रोज आसमान को देखती, उम्मीद करती कि कहीं कोई जहाज दिखे, पर 7 महीने से कोई नहीं आया था। उन्होंने एक लकड़ी की नाव बनाने की कोशिश शुरू की, लेकिन टूल्स कम थे। रस्सियां टूट जाती, लकड़ी फट जाती। 3 हफ्तों की मेहनत के बाद जब नाव लहरों में पलट गई, मीरा टूटकर रो पड़ी। शायद किस्मत ने हमें यहीं के लिए छोड़ा है। शायद, अनन्या ने कहा, पर जब तक जिंदा हैं, कोशिश तो करनी ही है। अब जंगल के अंदर तक जाना जरूरी हो गया था। तट के पास का इलाका लगभग सूख गया था। वे दोनों अंदर की तरफ बढ़ीं, जहां जमीन नम थी और पेड़ घने थे। वहीं उन्हें पहली बार एक बड़ा जानवर दिखा, एक जंगली सूअर। वो डर कर भागी, लेकिन उसी वक्त समझ आई कि अब शिकार सीखना पड़ेगा। अनन्या ने पुराने धातु के टुकड़ों से एक भाला बनाया। एक दिन उन्होंने मछली की जगह एक छोटा केकड़ा पकड़ा। मीरा ने डरते हुए कहा, क्या ये खाने लायक है? अब ये सवाल नहीं पूछते, बस खाते हैं। धीरे धीरे वे दोनों सर्वाइवर बन गईं। हाथों में छालें, पैरों में कांटे, लेकिन अब वो डरती नहीं थी। जुलाई का महीना था। अचानक एक भारी तूफान ने पूरे आइलैंड को हिला दिया। उनकी झोपड़ी, जो पिछले 2 सालों से उनका घर थी, उखड़कर समुद्र में चली गई। सारा सामान बह गया। मीरा चीख पड़ी, दीदी, सब चला गया। अनन्या ने उसे पकड़कर कहा, सब फिर मिलेगा, अगर हम जिंदा रहे। बारिश 3 दिन तक चली। दोनों भीगती रहीं, बस एक बड़े पेड़ के नीचे पत्तों से खुद को ढक लिया। तीसरे दिन मीरा को तेज बुखार हो गया। मीरा कांप रही थी। बुखार इतना तेज कि उसकी सांसें भारी हो गईं। अनन्या ने झोपड़ी की जगह फिर से बनाई और उसके सिर पर गीले कपड़े रखती रही। रात भर वह जागती रही, कभी मीरा का माथा दबाती, कभी बारिश का पानी इकट्ठा करती। दीदी, मीरा की आवाज टूटी हुई थी, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगी? पागल मत बन, तुझे कुछ नहीं होगा। शायद माँ हमें ऊपर से देख रही हो। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस उसके माथे को चूम लिया। 4 दिन बाद जब बुखार उतरा तो मीरा बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उस दिन से दोनों को एक बात समझ आई। अब यह जंग केवल प्रकृति से नहीं, समय से भी है। अब वे पूरी तरह सिस्टमेटिक हो चुकी थी। सुबह उठना, मछली पकड़ना, फल सुखाना, बारिश का पानी जमा करना और रात को आग के पास बैठना। एक सैन्य अनुशासन जैसा रूटीन बन गया था। मीरा ने कहा, हमारी जिंदगी अब किसी शहर से ज्यादा व्यवस्थित है। अनन्या ने हंसते हुए जवाब दिया, बस मोबाइल नेटवर्क नहीं है, वरना सब ठीक है। उन दोनों ने लकड़ी पर अपने नाम खोदे, अनानिया एंड मीरा, ईयर 4। वो उनका टाइमलाइन बोर्ड बन गया। हर महीने वे एक निशान जोड़ती, लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। समुद्र के किनारे उन्हें कुछ नए पैर के निशान मिले। दीदी, कोई और भी है यहाँ? शायद। उन्होंने चारों तरफ खोजा, लेकिन कोई नहीं मिला, बस कुछ अधजले लकड़ी के टुकड़े। शायद कोई और यहाँ कभी आया था, या शायद बहुत पहले। डर ने फिर जगह बना ली। अब उन्हें खुद पर भरोसा हो चला था। मीरा ने शंखों और पत्थरों से कला बनाना शुरू किया। वो हर रात दीदी के साथ बैठकर यादों को बातों में बदलती। एक रात मीरा ने पूछा, दीदी, अगर हमें कोई कभी ढूंढने नहीं आया तो हम यहीं रहेंगे, और अगर तू चली गई तो तू जिंदा रहेगी हमारे लिए। उनकी बातचीत अब छोटी होती जा रही थी, पर उनके बीच का बंधन और गहरा। एक शाम समुद्र बहुत शांत था, न हवा न लहरें। दोनों बहनें तट पर बैठी थीं। मीरा ने कहा, दीदी, जब पहली बार यहां आई थी तो सब डरावना लगा था, अब सब घर जैसा लगता है। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, शायद इसी को स्वीकार करना कहते हैं। उन्होंने समुद्र की तरफ देखा। नीले आसमान में डूबते सूरज के नीचे 2 परछाइयां, जैसे इस आइलैंड का हिस्सा बन गई हों। अब झोपड़ी पुरानी हो चुकी थी, लकड़ी सड़ने लगी थी। अनन्या के बालों में सफेदी झलकने लगी थी। मीरा का चेहरा पहले जैसा नहीं रहा। धूप, बारिश और नमक ने उसे बदल दिया था। फिर भी दोनों हर दिन जीती रहीं, जैसे यह उनका कर्तव्य हो। सुबह के समय समुद्र की लहरों का रंग अब डराने वाला नहीं लगता था, बस एक सन्नाटा था जो कानों में गूंजता रहता। एक दिन मीरा ने कहा, दीदी, क्या लगता है हमें अब कोई ढूंढेगा? शायद नहीं, अनन्या ने कहा, पर जब तू मुस्कुराती है तो मुझे लगता है अभी जिंदगी बाकी है। वे दोनों हंस पड़ी, पर उस हंसी में थकान थी, दर्द था और एक अनकही स्वीकारोक्ति कि अब शायद घर लौटना सपना बन चुका है। छठे साल के मध्य में अनन्या को लगातार खांसी और बुखार होने लगा। बारिश के मौसम में शरीर कमजोर हो गया था। मीरा ने उसे संभाला, जैसे कभी अनन्या ने उसे।
रात को आग के पास उसने धीरे से कहा, दीदी, अगर तू चली गई तो मैं क्या करूंगी? तू वही करेगी जो मैंने तुझे सिखाया है, जीना। 3 हफ्तों की बीमारी के बाद अनन्या धीरे धीरे ठीक हुई, पर अब वो पहले जैसी नहीं थी। चलने में तकलीफ होती थी और आवाज थकी हुई लगती थी, पर उसकी आंखों में अब एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि चाहे जो हो, ये कहानी अधूरी नहीं जाएगी। 7वें साल की शुरुआत में दोनों ने महसूस किया कि मौसम बदल गया है। समुद्र अब ज्यादा शांत था, हवा में ठंडक थी। उन्होंने तय किया कि एक बार फिर SOS सिग्नल बनाएंगी, इस बार समुद्र तट पर बड़े पेड़ों को काटकर। 3 हफ्ते तक उन्होंने मेहनत की। मीरा ने लकड़ियों से हेल्प लिखा, अनन्या ने आग के लिए सूखी घास इकट्ठी की। एक दिन उन्होंने धुआं उठाया, ऊंचा, घना, सफेद। दूर क्षितिज पर कुछ चला, जैसे कोई बिंदु हिल रहा हो। दीदी, वो देखो, कोई है। मीरा, ध्यान से देख। हाँ, शायद जहाज है। दोनों पागलों की तरह भागी, हाथ हिलाए, आग में और लकड़ी डाली। धुआं आसमान तक गया, लेकिन वह जहाज बिना मुड़े आगे बढ़ गया। धुआं खत्म हो गया। मीरा वहीं बैठ गई, आंखों में आंसू। हम कभी नहीं निकल पाएंगे दीदी। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस मीरा को गले लगा लिया। शायद नहीं, पर हम अकेली नहीं हैं। उस रात समंदर बहुत शांत था, आसमान तारों से भरा, हवा ठंडी। दोनों बहनें आग के पास बैठी थीं। मीरा ने कहा, अगर कोई हमें कभी ढूंढ ले तो क्या वे समझ पाएंगे कि हमने यहां कैसे जिया? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, शायद नहीं, पर उन्हें यह जरूर दिखेगा कि इंसान डर से भी जी सकता है। रात में दोनों चुप रहीं, बस लहरों की आवाज थी, और दूर, कहीं बहुत दूर, किसी इंजन की हल्की गूंज। सुबह की पहली रोशनी के साथ एक अजीब आवाज सुनाई दी, ड्ररररर। दोनों भागकर बाहर आईं। आसमान में कुछ चमक रहा था, एक हेलीकॉप्टर। मीरा ने चिल्लाया, दीदी, देखो, हेलीकॉप्टर, हमें देख लिया। अनन्या ने आग जलाई, पत्ते फेंके, धुआं आसमान में उठा। हेलीकॉप्टर ऊपर मंडराने लगा, फिर एक रस्सी नीचे उतरी। मीरा पहले चढ़ी, फिर अनन्या। उस पल उनके चेहरों पर मिट्टी, आंसू और मुस्कान, सब एक साथ थे। 7 साल बाद उन्होंने पहली बार किसी इंसान की आवाज सुनी, यूर सेफ नाउ। जब वे रेस्क्यू शिप पर पहुंची तो उनकी पहचान करना मुश्किल था। बाल उलझे, चेहरा जला हुआ, शरीर कमजोर, पर आंखों में चमक थी। समाचारों में सुर्खी बनी, 2 Indian sisters फाउंड अलाइव आफ्टर 7 years ऑन डिजर्टेड आइलैंड। जब उन्होंने जमीन पर कदम रखा, मीरा रो पड़ी। अनन्या ने कहा, देख, घर, लेकिन अब लगता है असली घर वो था। कुछ महीनों बाद वे दोनों वापस सामान्य जीवन में लौटने लगीं, पर अब शोर से ज्यादा उन्हें खामोशी पसंद थी। मीरा कभी कभी अपने कमरे में दीवार पर वह नक्शा बनाती जो उन्होंने आइलैंड पर खोदा था। अनन्या बगीचे में बैठकर हवा की आवाज सुनती और धीरे से कहती, वो सन्नाटा अब मेरे अंदर बस गया है। 7 साल का सन्नाटा, जो अब डर नहीं था, बल्कि जीवन का सबक बन चुका था। हम वहां 7 साल रहीं, जहां जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं थी, बल्कि हर दिन जीने की कला थी। हमने मौत से नहीं, भूल जाने से डरना सीखा। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली कहानी भी सीधे दिल तक पहुंचे।